कैसे हैं आप सब लोग। हम मापन का जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे और इससे पहले हम पारसेक और जो अपना प्रकाश वर्ष है इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब देखो बेटा, लंबाई को मापने की, समय को मापने की या द्रव्यमान को मापने की हमारे पास में दो विधियाँ होती हैं, दो तरीके होते हैं जिससे हम मापन कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मापन, एक होता है अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन ऐसे है जैसे मान लिया आपसे कोई ये कहता है कि भाई ये जो हमारा पेन है इस पेन की कितनी लंबाई है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्केल रखेंगे और स्केल रख के उसको नाप के बता देंगे। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष मापन जो अपने सामने हम करके देख सकें। एक होता है अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन ये होता है जिसमें हम बिना मापे आइडिया लगाते हैं या किसी और तरीके से हम मापते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। अब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी हमने बताया था 1 खगोलीय मात्रक होती है, लेकिन इसको मापने के लिए कोई स्केल थोड़े लेके गया होगा, तो उसको मापने का तरीका कैसा है, अप्रत्यक्ष। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स में मापन की अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं, कुछ विधियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियाँ हैं? सबसे पहला है कि हम चंद्रमा का जो व्यास है उसका आकलन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि से। कैसे? ये चित्र पे ध्यान दीजिए, चित्र इधर बना हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम कि पृथ्वी के किसी बिंदु से, मान लो पृथ्वी पे कोई बिंदु पॉइंट कोई पी है जैसे, तो इस वाले पॉइंट से हम चंद्रमा को देखेंगे। कैसे देखना है? देखो, एक आता है टेलीस्कोप, दूरदर्शी, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। तो दूरदर्शी की सहायता से दूरदर्शी का जो लेंस होगा, दूरदर्शी के लेंस को एक तरफ तो चंद्रमा के एक किनारे पे ले जाके देखेंगे। मतलब इसको दूरदर्शी के लेंस, मान लो दूरदर्शी है जो पेन है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो चंद्रमा का एक जो सिरा होगा उसको देख लेंगे। फिर इसको ऐसे घुमा देंगे, दूसरा सिरा देख लेंगे। तो हमें इस दौरान ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने एंगल पे ये घूमा है, दूरदर्शी का जो हमारा द्वारक है, ठीक है, दूरदर्शी की जो ट्यूब है वो कितनी घूमी है। तो ये मान लेते हैं, ये कोण कितना है, थीटा। इस कोण को हमने थीटा मान लिया। और पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी ये नॉन डिस्टेंस से पहले से हमें पता होती है। तो हमें ये व्यास कैपिटल डी ज्ञात करना है। मान लेते हैं चंद्रमा का व्यास कितना है, कैपिटल डी है। ये जो कोण है इसको कहते हैं हम कोणीय व्यास। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जानते हैं सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। इस सूत्र से कोण कितना हो गया, थीटा, चाप कितना हो गया, डी, और त्रिज्या कितनी होगी, एस। तो इस सूत्र से हम ये जो डी है चंद्रमा का व्यास, इसका मापन कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोण को यहाँ पे हम रेडियन में रखेंगे। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे करा रखा है आपको। इस न्यूमेरिकल में ये बताया गया है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो पृथ्वी होती है और जो सूर्य होता है उनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, और सूर्य से चलने वाला पूरा प्रकाश इस प्रकार से पड़ता है कि वो चंद्रमा जो है उसको बाउंड कर देता है। मतलब चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश को पूरी तरह से ऐसे रोक देता है, तो थोड़ा बहुत प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो हमें एक रिंग टाइप का बना हुआ दिखता है या बिल्कुल ब्लैक दिखता है। तो खैर, इसमें यह बताया गया है कि यदि सूर्य का व्यास कैपिटल डी और सूर्य की पृथ्वी से दूरी कैपिटल आर हो, तो चंद्रमा का व्यास स्मॉल डी ज्ञात करो। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी स्मॉल आर दे रखी है। तो यहाँ पे देखो चित्र से स्पष्ट है कि ये जो कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हम सूत्र लगाएंगे। तो जो कोण है, दो जगह हम सूत्र लगा सकते हैं, एक तो ये वाला चाप लेके और एक ये वाला चाप लेके। तो जब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र लगाएंगे तो उस केस में देखो कोण बराबर, अगर सूर्य के लिए लिखेंगे तो कैपिटल डी और त्रिज्या कितनी होगी, आर, चाप बटे त्रिज्या। और अगर चंद्रमा के लिए लिखेंगे तो स्मॉल डी बटे आर। तो इस कोण के दो सूत्र आ गए, हमने दोनों सूत्र लिख लिए। अब इसको और इसको बराबर कर दो तो यहाँ से स्मॉल डी का मान पता चल जाएगा आपको। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल आर भी, स्मॉल आर भी और कैपिटल डी भी। मान रखने के बाद में हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5679 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 3567.9 किलोमीटर। तो इतना जो है चंद्रमा का व्यास होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है लंबन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। देखो ये क्या होती है लंबन विधि। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको समझने का। आप पेंसिल को बिल्कुल ऐसे सामने, अपने नाक के बिल्कुल सामने थोड़ा सा दूर इस पेंसिल को होल्ड कीजिए, ठीक है। और इसको होल्ड करने के बाद में चाहे तो आप ऐसे ही कॉपी पे भी देख सकते हैं, जैसे मैं कॉपी पे देख रहा हूँ। तो पेंसिल होल्ड करके आपको देखना पेंसिल पे है, ठीक है। नाक की सीध में पेंसिल होनी चाहिए।
पहले आप एक आँख बंद करिए, फिर एकदम से दूसरी आँख बंद करिए, तो आपको ऐसा दिखेगा कि पेंसिल जो है वो अपनी जगह से हिली है, या जो पीछे कॉपी है वो अपनी जगह से हिली है। तो ये जो घटना है इसको हम कहते हैं लंबन। तो लंबन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को दो भिन्न भिन्न स्थितियों से देखते हैं तो जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसकी बैकग्राउंड में है, उसमें होने वाले परिवर्तन को हम उसका लंबन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इस केस में हम पेंसिल को देख रहे हैं, तो पेंसिल तो होगी वस्तु, और भिन्न भिन्न स्थितियाँ कौन सी होगी, हमारी दोनों आँखें, लेफ्ट और राइट आइज़। तो ऐसी स्थिति में ये चित्र मैंने एक बना रखा है। मान लो ये हमारी दो आँखें हैं, ए और बी, और यहाँ से हम इस पेंसिल को ओ को देख रहे हैं। तो जब हम देखेंगे ए से देखेंगे और बी से देखेंगे, तो देखो ए और बी दोनों यहाँ पे वस्तु पे एक कोण बना लेंगे। ये कोण कहलाता है लंबन कोण, और ए और बी के बीच की दूरी कहलाती है लंबन का आधार। ठीक है, ये ए और बी हमारी आँखें हैं और ये वस्तु है, तो कोण जो ये बनाएंगे इसको लंबन कोण बोलते हैं, और ए और बी के बीच की दूरी को कहते हैं लंबन का आधार, स्मॉल बी से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये सूत्र लगाएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है थीटा, चाप कितना है बी, और त्रिज्या कितनी है स्मॉल डी। तो ये दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, जहाँ से हम देख रहे हैं दोनों स्थितियों के बीच की दूरी। तो इस केस में हमारे दोनों नेत्रों के बीच की दूरी है ये, तो यहाँ से हमें पेंसिल की दूरी याद कर सकते हैं। यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो कोण है उसको हम रीडियन में लेंगे। इसके बाद में इस पर और भी हमारे पास में विधियाँ हैं मापन की, अप्रत्यक्ष मापन की और भी विधियाँ हैं, जिनमें से एक होती है इको, या इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, आप कभी खाली कमरे में बैठ के और बोल के देखना। जैसे मान लें हमारे घर में जो पुताई वगैरह हो रही होती है, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो वो जो गूंज होती है उसको हम इको बोलते हैं, या प्रतिध्वनि। तो लिख रखा है कि किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाली ध्वनि को हम इको कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी वस्तु की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमने मान लिया कि ये कंडीशन है, सपोज़ ये कोई पहाड़ है, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मान लिया हम सीटी या किसी चीज़ को हम बजा रहे हैं, तो यहाँ से ध्वनि चलेगी। ध्वनि की स्पीड हमने मान ली v, तो मान लो यहाँ से ये कितनी दूर है वस्तु x, फिर इससे ध्वनि टकरा के वापस आएगी हम तक। तो ध्वनि द्वारा जाने में दूरी x, आने में दूरी x, तो टोटल दूरी होगी 2x। तो यहाँ पे अगर हम ये समय देख लें कि भाई कितने समय तक बाद हमें ध्वनि सुनाई दी है टकराने के बाद में, तो हम दूरी याद कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र लगाएंगे। चाल v, दूरी x, और x कितनी होगी 2x, और समय t। तो ये लिख लिया, यहाँ से 2x आ जाएगा, ये t इधर गुना हो जाएगी vt, और x कितना हो जाएगा vt/2। तो ये प्रतिध्वनि विधि है जिसके द्वारा हम वस्तु की दूरी याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये जो v होता है यहाँ पे, ये ध्वनि की चाल है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसी कुछ विधियाँ हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक है लेज़र विधि। तो लेज़र विधि बिल्कुल ये भी इसी सिद्धांत पर काम करती है कि ध्वनि जाएगी और टकरा के वापस आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हम मान लिया हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, मान लिया हम चिल्लाते हैं, तो हमारी जो साउंड है कुछ दूर तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। तो अगर हमें बहुत दूर किसी वस्तु की दूरी याद करनी हो तो उसके लिए हम लेज़र का यूज करते हैं। लेज़र का यूज लंबी दूरी याद करने में किया जाता है, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। इसमें ध्वनि के स्थान पे हम लेज़र पुंज भेजते हैं। लेज़र क्या होता है, प्रकाश का एक बारीक पुंज होता है, आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं उससे। तो इस सूत्र ये लगेगा, x बराबर, यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे लेज़र मतलब लाइट जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड में यहाँ पे प्रकाश की चाल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चलने वाला कौन है, प्रकाश। ऐसा ही बिल्कुल रडार है। रडार का यूज करते हैं हम, क्या आकाश में जैसे कोई हवाई जहाज या कोई वस्तु जैसे चल रही है, मतलब उसकी पोजीशन ज्ञात करने के लिए रडार का यूज होता है। तो ये भी इको विधि पे आधारित है। बस इसमें क्या भेजते हैं, इसमें हम उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ी जाती हैं इसमें। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, ये बाद की बात है, ये 12वीं में टॉपिक आएगा, तो इसको अभी आप इतना टेंशन इसकी नहीं लेनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको, EMW, और इनकी चाल वही होती है जो प्रकाश की चाल होती है। तो सेम जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है यही इसमें आ जाएगा, CT/2, क्योंकि प्रकाश की चाल और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल बराबर होती है। अब इस चैप्टर का मापन का ये लास्ट टॉपिक है सोनार। ये सोनार भी एक विधि होती है जिससे हम दूरी याद कर सकते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें जल के अंदर, समुद्र के तल के नीचे किसी वस्तु की स्थिति याद करनी हो। जैसे समुद्र में जो मतलब पानी के जहाज वगैरह चलते हैं, तो उनके नीचे कोई व्हेल मछली या कोई और बड़ा जंतु तो नहीं है, उसकी दूरी याद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें देखो साउंड और लाइट जो है वो
पानी में नहीं चल सकते हैं, पानी में उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो पानी में चलती हैं पराश्रव्य तरंगे। ये कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, 3 तरह की तरंगे होती हैं, पराश्रव्य, अपश्रव्य और श्रव्य। तो खैर ये टॉपिक भी बाद में आएगा, इसी 11th क्लास के लास्ट के चैप्टर्स में आएगा, तो अभी उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती हैं इसमें, तो सूत्र हो जाएगा सेम, x बराबर VT/2। यहाँ पे v बदलता रहेगा हर एक केस में, यहाँ पे v हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों की चाल। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, सार्थक अंक और त्रुटि। थैंक यू।